नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 2007 में जब मंदी आई थी तब उसी साल शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी, ओम शांति ओम। इस फिल्म का एक गाना था दर्दे डिस्को। 2016 में उत्तर प्रदेश में मंदी की शिकार कांग्रेस ने बनारस में अपनी एक यात्रा लॉन्च की है। इसका नाम है दर्दे बनारस। दर्दे डिस्को के रचयिता थे जावेद अख्तर साहब। दर्दे बनारस के रचयिता बताए जाते हैं प्रशांत किशोर साहब। दर्दे बनारस किसका दर्द है, कांग्रेस का या बनारस के लोगों का, जिसे कांग्रेस अपने नारों से आवाज देना चाहती है? वैसे सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई है और वे रोड शो खत्म करने के बाद ही दिल्ली की तरफ रवाना हो रही थीं, मगर एयरपोर्ट पर उन्हें ड्रिप चढ़ाना पड़ा। अभी तक गांधी अंबेडकर युग्म का इस्तेमाल होता था, पहली बार अंबेडकर कमलापति त्रिपाठी जैसा युग्म बनाने का प्रयास हो रहा है। सोनिया गांधी ने बनारस में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर अपनी यात्रा की शुरुआत की। यह रोड शो 6 किलोमीटर चलकर इंग्लिशिया लाइन के पास कमलापति त्रिपाठी के नाम पर बने तिराहे के पास समाप्त होना था। इसी जगह पर कांग्रेस का पुराना दफ्तर है। सोनिया गांधी कहीं कार के भीतर रही तो कहीं कहीं कार से बाहर भी निकली। रणनीतिकारों के हवाले से बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र से रोड शो की शुरुआत का एक राजनीतिक मैसेज है। कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्साह में तो दिखे और शायद स्थानीय राजनीति को समझने वालों के अनुसार एकजुट भी। उनका कहना है कि नतीजा तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर लग रहा है कि 27 साल से हारने वाली पार्टी इतना बता रही है कि वो जिंदा है, वो जिंदा रहना चाहती है। कमलापति त्रिपाठी 1971 से 73 के बीच यूपी के मुख्यमंत्री रहे। 1975, 77 और 1980 में थोड़े वक्त के लिए केंद्रीय रेल मंत्री। बनारस में लोग कहते हैं कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो है और भी कई काम उन्होंने कराया। उनकी मृत्यु के 26 साल बाद उनकी ऐसी कौन सी राजनीतिक पूंजी बची होगी जिसके दम पर कांग्रेस ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रही है? रोड शो में आए कितने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अब कमलापति त्रिपाठी की स्मृति भावुक करती होगी? कमलापति त्रिपाठी ने 10 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। विरले ही होंगे जिन्होंने उनकी कोई किताब पढ़ी होगी कार्यकर्ताओं में। 2008 में कमलापति त्रिपाठी की 103वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और उनकी एक किताब ने मनमोहन सिंह ने उनकी एक किताब बापू और मानवता का लोकार्पण किया था। इस मौके को रिपोर्ट करते हुए जयंती पर, पुण्यतिथि नहीं, जयंती पर इस मौके पर रिपोर्ट करते हुए इंडियन एक्सप्रेस के डीके सिंह ने लिखा था कि कांग्रेस 2009 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए यूपी में अपनी सीट बढ़ाने के लिए कमलापति त्रिपाठी को याद कर रही है ताकि ब्राह्मण मतदाता उनके पास आ सके। पत्रकार डीके सिंह ने यह भी लिखा था कि ऐसा बहुत कम होता है जब एआईसीसी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को छोड़कर किसी बड़े नेता की जयंती या पुण्यतिथि मनाती हो। कमलापति त्रिपाठी मोतीलाल नेहरू के जमाने से गांधी परिवार के साथ रहे, 4 पीढ़ी से ऐसा बताया जाता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। राजीव गांधी तक आते आते उनकी कुछ अनबन हो गई, जिसके कारण उन्होंने 1986 में नेतृत्व की कमियों को गिनाते हुए 4 पन्ने का राजीव गांधी को एक लंबा खत लिखा। जब कांग्रेस कार्यकारिणी नाराज हो गई तो कमलापति त्रिपाठी को माफी मांगनी पड़ी, मगर वे आजीवन कांग्रेसी रहे। 4 पीढ़ियों से उनका परिवार इसी वजह से कांग्रेस में है। शायद कमलापति के बेटे लोकपति त्रिपाठी मंत्री बने, वे कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सके। लोकपति त्रिपाठी की पत्नी चंद्रा त्रिपाठी चंदौली से सांसद रही। लोकपति त्रिपाठी के बेटे राजेश पति त्रिपाठी चुनाव लड़े। राजेश पति त्रिपाठी के बेटे ललितेश पति त्रिपाठी इस वक्त मड़ियान से विधायक हैं। और कोई त्रिपाठी हैं, हमसे छूट गया हो तो माफ कीजिएगा। यह सूची भारतीय राजनीति की एक बुनियादी समस्या के प्रति इशारा करती है। कमलापति इतने ही बड़े नेता होते तो उनके नाम पर उनके वारिसों की तूती बोल रही होती। कांशीराम की राजनीति ने उत्तर प्रदेश की राजनीति के सारे बुनियाद बदल डाले। ठाकुर ब्राह्मण मुख्यमंत्री की बात तो दूर, पार्टी में कोई बड़ी हैसियत भी नहीं मिलती थी। यूपी में राजनीतिक चर्चाओं में ब्राह्मण मतदाताओं की गिनती बंद हो गई थी। वहां की राजनीति में ब्राह्मण मतदाताओं की पुनर्खोज का श्रेय जाता है मायावती को। जून 2005 में लखनऊ में मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन कर सबको चौंका दिया था। 2007 में 86 ब्राह्मणों को टिकट दिया, जिसमें से 34 जीते। 2007 में बसपा ही एकमात्र पार्टी बनी जिसके पास सबसे अधिक ब्राह्मण ठाकुर विधायक थे। सतीश मिश्रा मायावती के विश्वास पात्र बनकर उभरे। उस साल पहली बार बसपा में मायावती के अलावा 2 अन्य नेताओं को हेलीकॉप्टर मिला था, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और सतीश मिश्रा। 2012 में भी मायावती ने 74 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे, मगर वो चुनाव ही हार गई। 2012 में 86 ब्राह्मणों को टिकट दिया था उन्होंने। भारतीय राजनीति और समाज के ऐतिहासिक चक्रों को इन्होंने 2007 और 12 में पलटा एक तरह से।
2007 के यूपी विधानसभा चुनाव की रिपोर्टिंग निकालकर देखेंगे तो आज से कहीं ज्यादा तब ब्राह्मण मतदाताओं की चर्चा हुआ करती थी। यूपी का हालिया इतिहास बताता है कि ब्राह्मण मतदाताओं ने त्रिपाठी, मिश्रा और तिवारी देखकर वोट देना छोड़ दिया है। उस पर बीजेपी की भी दावेदारी है और बसपा की भी। कांग्रेस के पास नेता है तो बसपा के पास उन्हें जिताने की गारंटी। अब एक सवाल है जो 2014 से भारतीय राजनीति में बना चला आ रहा है। क्या राजनीति प्रबंधन से निर्धारित हो रही है? क्या अब पार्टी में किसी की हैसियत नहीं रही कि वो अपने दम पर कार्यकर्ताओं को और गुटों को जुटा ले? क्या इसके दम पर कांग्रेस अपने भीतर जान भर सकती है? इससे पहले लखनऊ में कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ, रैंप बनाया गया जिस पर राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। कार्यकर्ताओं की भीड़ उस पार्टी के लिए हैरानी पैदा कर रही होगी जो 27 साल से यूपी की सत्ता में नहीं है। क्या जनता इस तरह के प्रबंधन से हैरत में आ जाती होगी? बनारस में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखा, नए नए झंडे बता रहे थे कि वे कम से कम लड़ने के लिए तैयार हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने, उनसे भी पहले राजीव गांधी ने इस शैली की शुरुआत की। बीच में यूपी की राजनीति में अमर सिंह गांव-गांव में वीडियो रथ पहुंचाने लगे। मगर राजनीतिक प्रबंधन का परिपक्व रूप दिखा 2014 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3D के जरिए लोगों के बीच पहुंचने लगे। अब लोगों को भी 3D के जरिए पीएमओ में पहुंच जाना चाहिए। नेता एक साथ कई रूपों में लीला करने लगा, कई मूर्तियों पर माल्यार्पण करने लगे। बनारस में नामांकन भरने गए तो प्रस्तावकों के नामों की घोषणा ऐसे हुई जैसे किसी राजा को धरती पर उतारा जा रहा हो। उम्मीद है बनारस में उनके सारे प्रस्तावक काफी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। चाय पे चर्चा जैसा ब्रांड लॉन्च हुआ, उन्हीं कार्यक्रमों की नकल में पंजाब में एक नकली ब्रांड लॉन्च हुआ है, हल्के विच कैप्टन। मतलब आइडिया वही है 2014 वाला जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अब छोड़ दिया है। हमारी राजनीति आइडिया की भूखी हो गई है। दिल्ली की सड़कों पर बरसात के कारण गड्ढे बन गए तो कांग्रेसी नेताओं ने मगरमच्छ और शार्क की मूर्ति डालकर उसे रोचक बना दिया और उनका प्रदर्शन कैमरे पर आ गया। कांग्रेसी नेता यह भूल गए कि आइडिया कर्नाटक से आया है, जहां उन्हीं की सरकार है। वहां पर कलाकार इसी तरह गड्ढों को भरकर अपना विरोध दर्ज करते हैं। बेंगलुरु में जो आइडिया कांग्रेसी सरकार के खिलाफ है, दिल्ली में वही आइडिया कांग्रेसियों का हथियार है। जो मोदी का आइडिया है वही राहुल का है और वही अरविंद का। क्या कांग्रेस यह बता रही है कि प्रबंधन और तैयारी पर सिर्फ बीजेपी का एकाधिकार नहीं है? 27 साल से सत्ता का विस्थापन झेल रही कांग्रेस के पास यूपी में 28 विधायक हैं। अपवाद को छोड़ दें तो इनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं हुआ जिसमें खुद को बड़ा करने और कांग्रेस को जिंदा करने की भूख कभी दिखी हो। इतनी खाली जगह मिली उसे, उसकी कोई ताकत नहीं बची है, इसलिए दिल्ली की तरफ ताकता है। इसलिए आप इस भीड़ में कार्यकर्ताओं के उत्साह और जीप ट्रक के ऊपर बैठे नेताओं के उत्साह में अंतर देखेंगे। जितने विश्वास से कार्यकर्ता आया है, नेताओं को देखकर लगता है जैसे वे अपने आप से हैरान हो कि क्या क्या करना पड़ रहा है, नहीं जीते तो क्या क्या सुनना पड़ेगा। या आपको इसमें कांग्रेस के भीतर किसी नई इच्छा शक्ति का उदय दिख रहा है? राजनीति में संघर्ष जब आयोजन बन जाता है तब उसका बहुत लाभ नहीं मिलता है। कांग्रेस को जल्दी ही अपने उम्मीदवारों की जाति से आगे निकलकर नीति पर आना होगा। उसके स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में ऐसी धार नहीं है कि वो रोहित वेमुला से लेकर ऊना की घटना तक और गौ रक्षकों को लेकर आक्रामक प्रहार कर सके। उसके नेता इसी दुविधा में रहे कि राहुल गांधी ने जेएनयू जाकर ठीक किया या गलत कर दिया। वे कभी हिंदुत्व के आगे कमजोर पड़ जाते हैं तो कभी लड़ने की औपचारिकता निभाकर किनारे चले जाते हैं। कांग्रेस का संकट सिर्फ चुनाव और प्रबंधन का नहीं है, बड़े से लेकर छोटे नेताओं में विचार का घोर संकट है। 2 साल में मोदी सरकार की सख्त समीक्षा तो हुई, लेकिन विपक्ष के रूप में कांग्रेस की भूमिका की समीक्षा नहीं हुई है। क्या यूपी के जरिए कांग्रेस में कुछ नया होता देखा जा सकता है या वही होता हुआ दिख रहा है जो बीजेपी में हो चुका है, जो आम आदमी पार्टी में हो चुका है, जो ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के यहां हो चुका है? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ नीरजा चौधरी जी हैं और पाणिनी आनंद हैं, आप कैच न्यूज के सीनियर एडिटर हैं वहां पर। नीरजा जी, मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहता हूं कि 2 आयोजन आपने कांग्रेस के देखे, ये आयोजन नया है या कांग्रेस नहीं है? मुझे लगता है कांग्रेस में थोड़ी ऊर्जा आई है। अरुणाचल प्रदेश के बाद, उत्तराखंड के बाद वो जो जीत हुई है लीगली उनकी वहां, और कहीं ना कहीं एक रणनीति भी सामने आ रही है। जो पत्ते उसके हाथ में हैं उनसे सबसे बेहतर खेले जा रहे हैं।
और ये तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस चर्चा में फिर से आ गई है उत्तर प्रदेश में। चर्चा में आने से उससे ज्यादा आज कुछ कहना, हाँ, कि इतनी सीटें जीतेगी, ये होने जा रहा है, ये जल्दीबाजी हो। क्योंकि आपने सबने देखा है कि बहुत ज्यादा चर्चा में आने वाली पार्टियां भी चुनाव हारती हैं। बिल्कुल, ये कुछ और कहना मुश्किल। पर आपको ये ऊर्जा दिख रही है, क्या आपको लगता है कि ये इतनी ताकत अगर कांग्रेस पंजाब में लगाती या गुजरात में लगाती, जहां 30% से ज्यादा उसके पास वोट हैं, तो बेहतर नतीजा आता? वहां अब मैं मानती हूं कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा महत्वपूर्ण पंजाब हो गया है। मान लीजिए हाइपोथेटिकली, और मैंने कई लोगों से बनारस में फोन करके, पत्रकार हैं, और उनसे पूछने की कोशिश की, क्या लोग जो वहां मौजूद थे, क्या वो कांग्रेस के रोड शो को एक नई नजर से देख रहे हैं? या जैसे भीड़ जमा होती है, क्यूरियस लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं। अब उसका जवाब नहीं है, लेकिन मान लीजिए एक उत्साह आ जाता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन पंजाब में कांग्रेस ठप हो जाती है, नहीं जीतती है, आम आदमी पार्टी जीत जाती है, तो उसका असर उत्तर प्रदेश पे क्या होगा कांग्रेस को लेके? तो कांग्रेस गलत जगह ताकत लगा रही है। गलत वहां भी लगाना चाहिए, मैं कह रही हूं, पर इस समय सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई कांग्रेस के लिए, आपके लिए, बीजेपी के लिए उतना नहीं, पंजाब है। कांग्रेस और आप दोनों के लिए। पाणिनी, आप तो उस इलाके से आते हैं, जो नीरजा कह रही थी कि क्या वहां के लोगों में उत्साह है कांग्रेस के इस रुख को देखकर? और मैं वहां का स्थानीय मीडिया फॉलो नहीं कर पाया, लखनऊ की घटना को कैसे दिखाया गया, और या फिर उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई, और जो अभी बनारस में रैली हुई। दो चीजें हैं इसमें। एक तो जो आपने कहा ना कि कार्यकर्ता में उत्साह दिखा, नेताओं में नहीं, वो बात दरअसल एकदम सही है। और इतने लंबे समय तक लगातार लोगों का बना रहना इस तरह के मौसम में, इस तरह का समय, जबकि सावन का महीना बनारस का हाई टाइम है, सबसे ज्यादा गतिविधियां त्योहारों की और बाकी चीजों की वहां हो रही होती हैं। अयोध्या, मथुरा और काशी तीनों के लिए सावन बहुत महत्वपूर्ण है। ये झूला मेला का समय होता है तीनों नगरों के लिए। जो कार्यकर्ता का उत्साह है वो देखने लायक है। सोनिया गांधी का शो मूल रूप से, और राहुल गांधी का जो रैंप वॉक था, ये दोनों चीजें, रोड शो और रैंप वॉक, दोनों के दोनों दरअसल मूल रूप से कार्यकर्ता पर फोकस्ड हैं। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये वोटर के ऊपर बात अभी आ गई। अभी तो कार्यकर्ता को दोबारा उत्साह से भरना है, उसमें एनर्जी डालनी है, उसको विश्वास दिलाना है। और साथ साथ एक जो चीज है, जो बात नीरजा जी कह रहे थी, मैं यहां पे थोड़ा सा सहमत हूं कि यूपी में क्यों आवश्यक है। उत्तर प्रदेश का मैसेज अगर बिहार जैसा मैसेज बनता है, कांग्रेस भले ही 28 से 29 तक ही पहुंचे या 27 पे ही रुक जाए, लेकिन भाजपा की हार, भाजपा के अगले वोट बैंक में सेंध लगना, भाजपा की छवि को वहां पे कमजोर कर पाना, ये सारी चीजें कांग्रेस के लिए एक दूरगामी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें भाजपा को रोकना ठीक बिहार की तर्ज पे। तो अकेले रोक रहे। बिहार में बड़ा अंतर था पाणिनी की, वहां पे 3 दलों का एक अलायंस था। यहां तो लगता नहीं है कि मायावती या कांग्रेस का अलायंस होगा, मतलब वो तो संभव नहीं है। दोनों के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार अब स्पष्ट हैं, इसके बाद तो लगता नहीं है अलायंस होने की आवश्यकता नहीं है यहां पे। यहां पे मसला पूरा ये है कि हम कितना वोट परसेंटेज में डेंट कर पाते हैं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वो बहुत अच्छी स्थिति में है। वहां पे जो पिछले दिनों की घटनाएं हैं, आप देखिए कि मुंबई के अंबेडकर भवन के मसले से लेकर और ऊना तक, और उसके बाद में मायावती के बारे में जो टिप्पणी है, उसके बाद ये गुंजाइश की नॉन जाटव और जाटव वोट, दलित वोट बहुत शिफ्ट कर पाएगा। जो पूरी सोशल इंजीनियरिंग और 2000 किलोमीटर की जो परिक्रमा अमित शाह कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में, वो किसी नतीजे पे पहुंचेगी इसकी, ये उसको बहुत खासा नुकसान पहुंच चुका है ऑलरेडी। अब स्कोप कहां बचा? मुस्लिम वोट, क्या उसका लाभ कांग्रेस को मिल रहा है? क्या उसका लाभ कांग्रेस को इस तरह से मिल रहा है कि पहली चीज तो कांग्रेस चर्चा में वापस आ रही है। यहां से समझना चाहिए कि मायावती जिस वक्त ऊना की घटना का जिक्र राज्यसभा में कर रही थी, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि गुजरात में अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, लेकिन मेरे बोलने के बाद ही इनकी आंखें खुली हैं। यानी मायावती को दिख रहा है कि दलित वोट, खास करके जो नॉन जाटव वोट है, उसके ऊपर भाजपा से ज्यादा कांग्रेस की नजर है, और मायावती को खतरा भी भाजपा से ज्यादा कांग्रेस से है। तो कांग्रेस चर्चा में वापस आ रही है। बनारस जाना, लखनऊ में रैंप पे शो करना, ये सारी चीजें अपने आप को
एक ऐसे प्रांत में जहां पे आपका एक दिया नहीं बचा है, वहां पे खुद को डिस्कशन में, खुद को चर्चा में वापस लाना, आप दिल्ली या की नेता वजह से नहीं बचा है तो आप कार्यकर्ताओं को ही जुटा के कम से कम अपनी ताकत पहचान रहे हैं। बिल्कुल, और उसी से गुंजाइश बनेगी, क्योंकि पार्टी क्या करे, पार्टी के लिए ऑप्शन क्या है किसी भी राजनीतिक दल के लिए? क्या वो उत्तर प्रदेश के नेहरू भवन में सदा के लिए ताला लगा दें, उसकी कुर्की करा दें और चले जाएं, या उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास करें? वो जीते ना जीते, लेकिन मिजाज बदला हुआ है, तेवर थोड़ा सा बदला हुआ है, तरीके फिर से नए कुछ अपनाए जा रहे हैं। बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जिसमें आप कार्यकर्ता से हाथ मिला रहे हैं, भीगते हुए जा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जब बुखार में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते थे तो कार्यकर्ता कहता था कि हमारा नेता बुखार में भी बोल रहा है। आज शायद बनारस में पुराने कांग्रेसियों को लग रहा होगा कि सोनिया बीमार होते हुए भी, बुखार में होते हुए भी लगातार घूमती रही, और 2 घंटे का रोड शो अगर 5 घंटे चला तो यह मानना चाहिए कि रोड शो फ्लॉप नहीं था, रोड शो सक्सेसफुल था। वो सक्सेसफुल था। पर नीरजा, यही देखकर कांग्रेस के लिए बड़ी बात है कि उसका रोड शो एक वो भी बनारस में सक्सेसफुल हो गया, और बिल्कुल अपने अपोनेंट की डेन में जाके शुरुआत की, ये भी एक बड़ी चीज है। ये भी तो हो सकता है कि वो प्रबंधन के तरीके सारे कार्यकर्ता दूसरे प्रदेशों से, दूसरे राज्य जिलों से आए हों, जैसा अच्छा, कि ये मैंने भी सवाल मोदी जी किया की रैलियों में भी होता था। हो सकता है कि लोग लाए गए हों, लेकिन जो वहां से फीडबैक था वो था कि लोकल लोग हैं, लोकल लोग हैं। हाँ, जो कहा गया। अब मैं तो थी नहीं वहां, तो कह नहीं सकती। एक चीज स्पष्ट होती है, पिछले सप्ताहों की घटनाओं, हमने ऊना का जिक्र किया, रोहित वेमुला का किया, ये सब जो हो रहा है, दलित अपसर्ज हो रहा है, मुसलमानों में भय है, पाटीदार गुजरात में नाराज हैं, मतलब एक सोसाइटी में चर्निंग सी हो रही है और नए फोर्सेस सामने आ रहे हैं। तो राजनीति इतनी जल्दी बदल रही है कि हमें पता नहीं कल किसको, कौन जानता था कि हार्दिक पटेल 22 साल का लड़का पूरी पाटीदार कम्युनिटी को इस तरह से हिला देगा, पूरी गुजरात की सरकार को इस तरह से हिला देगा। किसको पता था रोहित वेमुला की सुसाइड और उसके बाद ऊना की घटना इस तरह से दलितों को सड़कों पे ले आएगी, और स्मृति ईरानी चली जाएंगी, फिर आनंदीबेन पटेल चली जाएंगी। किसको पता था 2 साल पहले भी कि आम आदमी पार्टी लीडिंग फोर्स हो जाएगी पंजाब में। अब उनके जो कॉलीग्स हैं, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, वो अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। आप और मैं समझते हैं शायद कुछ नहीं हो, पर आज की सिचुएशन में क्या क्लिक करेगा किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं, क्योंकि पुरानी राजनीति से लोग थक गए हैं, नई ऊर्जा चाह रहे हैं। कहां क्या उभरेगा हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक चीज हम कह सकते हैं, बिहार का एग्जाम्पल देख के, अगर मायावती और कांग्रेस हाथ मिला लें, जो बड़ा मुश्किल है, हम कहते हैं मायावती और मुलायम सिंह का हाथ मिलाना मुश्किल है यूपी में, नहीं तो बिल्कुल ही कहानी अलग होती। अगर ये दो भी मिला लें हाथ, तो मुझे लगता है जीत जाएंगे उत्तर प्रदेश में, और शायद उसकी वजह से पंजाब भी, शायद उसकी वजह से पंजाब में, पर वो होना बहुत ही कठिन। पर एक बात बताइए, कांग्रेस के पास शीला दीक्षित, मतलब सिर्फ इस बात को अभी जिस तरह से जोर दिया जा रहा है, ब्राह्मण वोट, ठीक उसी तरह से जैसे 2007 में ब्रह्मा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो खुल के बोला। लेकिन बीएसपी का एक अपना आधार था, मतलब बीएसपी ये बुला रही थी कि आप आइए, आपके पास जो 5,000 10,000 मतदाता बचे हुए हैं, हम आपको टिकट देते हैं और हमारे मतदाताओं के प्लस से आप जीत जाइए। तो भी 86 में से 34 को जिताया मैंने, लगभग 50% से भी कम का, मतलब एक थोड़ा सा कम का एक अनुपात है। कांग्रेस के पास मतलब सिर्फ ब्राह्मण कह देने से, मतलब उसके पास क्या इतना जोर है कि वो किसी दूसरे वोट बैंक को पुकार सके, बुला सके, बसपा की तरह कि हम विनिंग कॉम्बिनेशन है? देखिए, या वोट कटवा पार्टी जैसे बन जाएगी, जैसे आनंद कर रहे हैं। रवीश जी, जो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण तबका उत्तर प्रदेश का, अभी उसने मन नहीं बनाया है किधर जाना है। अपर कास्ट अदरवाइज भाजपा के साथ है, लेकिन ब्राह्मण जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, कीपिंग द कार्ड्स वेरी क्लोज टू देयर चेस्ट। तो अगर ये सही है, और ये भी कहा जा रहा है, ये भाजपा के लोगों से मैंने सुना है कि शीला दीक्षित के प्रोजेक्शन से एक नई थोड़ी सी हलचल आई है ब्राह्मण्स में। कहा जाएंगे वो नहीं कहा जा सकता है, इनकी किटी में कुछ है ही नहीं कि अपना कोई भी कम्युनिटी अपना वोट वेस्ट करना चाहेगी, ये सवाल है। लेकिन जैसा मैं कह रही हूँ, बहुत
बदलती हुई स्थिति है। अगर मान लीजिए कल भाजपा हाइपोथेटिकली अमित शाह को सीएम बना के गुजरात भेज दे। हाइपोथेटिकली क्यों कह रही हैं, बड़ा चांस है। चांस है, तो फिर कई लोग तो कह रहे हैं नंबर 1 पे वही चल रहे हैं। हाँ, कहा जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात बहुत अहम स्टेट है। तो क्या यूपी पर क्या असर पड़ेगा, भाजपा का और जगह क्या असर पड़ेगा? सारी स्थिति एकदम जैसे कहते हैं स्टेट ऑफ फ्लक्स हो गया है। पर पाणी, इस तरह से मुझे एक बात बताइए कि जो यूपी का अपर कास्ट मतदाता है वो भाजपा के साथ वैचारिक प्रतिबद्धताओं के कारण भी है, जो दिखता है कि वो उस हिंदुत्व के उभार से एक तरह से सहमत दिखता है, उसकी आक्रामकता में बहा हुआ दिखता है। वो उसको दिख रहा है कि बीजेपी में अब कोई अपर कास्ट, भले ही ब्राह्मणवाद हिंदुत्व दोनों एक ही चेहरा हैं, वो लोग नहीं सहमत होंगे, लेकिन नेतृत्व अब पिछड़ी जाति के लोगों के पास रहेगा, चाहे वो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री से हो गई है और बाकी और लोगों और जगहों से भी। तो फिर भी उनका लगाव पार्टी और उसकी विचारधारा से है। वो उसको छोड़ के शीला दीक्षित या बार बार ब्राह्मण करने से कांग्रेस की तरफ जाएंगे? ऐसा है नहीं। देखिए, अगर आप इतिहास भी देखें पूरा का पूरा, जब से भाजपा है तब से ही भाजपा जिस हिंदुत्व की बात करती रही है उससे अपर कास्ट हमेशा सहमत रहा है। लेकिन क्या तब से सारा का सारा अपर कास्ट वोट भाजपा को जाता रहा है? क्या कांग्रेस में जो अपर कास्ट हैं या बाकी दलों में अपर कास्ट हैं वो हिंदू नहीं है, या कम हिंदू हैं, या कम कर्मकांडी, या कम अंधविश्वासी हैं? सारी चीजें हर आंगन चौके में वैसे ही हो रही हैं, चाहे पार्टी कहीं भी हो। मूल रूप से जाति का, बिरादरी का अपना हित, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो नीरजा जी ने जो बात कही, आप देखिए उत्तर प्रदेश में मुसलमान भाजपा के पास नहीं, दलित भाजपा के पास नहीं, जो बची कुची देहरी है उसमें कायस्थों का जो वोट है, जो व्यापारी वर्ग है उसका जो वोट है, जो ठाकुर वोट है, जो बीजेपी जो ब्राह्मण वोट है, उसी में उसको घूम फिर करके खेलना है। ओबीसी में से थोड़ा बहुत दाएं बाएं जो वोट मार पाएंगे। अब इसमें आप ब्राह्मण को देखिए, आप जब हनुमान जी की तरह अमित शाह को देखते हैं उत्तर प्रदेश के मैदान में, तो आपको एक कंधे पे एक मौर्य बैठे दिखाई देते हैं और दूसरे कंधे पे राजनाथ सिंह का नाम होता है, वो लव कुश बन जाते हैं। लेकिन पंडित गायब रहता है। पंडित या तो सलाहकार परिषद में बैठा हुआ है, सलाहकार बन के बैठा हुआ है, या फिर उसको एक मंत्रालय दे दिया गया है कि भाई नट बोल्ट पेचकस जो बन रहे हैं कलराज 75 होने के बाद भी कलराज जी नहीं हटाए गए, तो उनकी भूमिका वहां तक सीमित कर दी गई है। ब्राह्मण अपने आप को अभी भी भाजपा से जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला वाली स्थिति में उत्तर प्रदेश में पाता है। ऐसी स्थिति में 80 के दशक के बाद से एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री जैसे आप प्रोजेक्ट करते हैं तो चर्चा गांव में शुरू हो जाती है कि मोदी जी काहे ना एक पंडित का घोषित कर देते हैं कि हम बनाए दे, इतना दिन हो गए। ये जो बात है, ये जो एक बयान है, ये जो एक चर्चा गांव में शुरू होना है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वलय खोलती है जाति के, ये वलय खोलती है उस विचारिक कमिटमेंट की जो आप कह रहे हैं ना कि विचारधारा की प्रति प्रतिबद्धता, उसको खोल के फिर वो जात की तरफ। वो उतनी प्रतिबद्धता नहीं है जितनी हमें दूर से दिखाई देती है कि वो वैचारिक प्रतिबद्धता की तरफ गए हैं। बिल्कुल। पर मुझे एक बात बताइए कि अगर प्रतिबद्धता नहीं है, ठीक है, और कांग्रेस, मोदी जी नहीं किसी को डालते हैं, जैसे कलराज मिश्रा को नहीं हटाया, तो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बीजेपी अफोर्ड कर सकती है किसी ब्राह्मण को उम्मीदवार घोषित करने के लिए? भाजपा के पास चेहरा कौन है, सबसे बड़ा सवाल ये है। वो पार्टी है, और आप क्यों भूल गए कि कुछ नहीं था उसके पास, तो उस जगह से वो 70 से अधिक सीटें लेकर आई थी लोकसभा में। नहीं बिल्कुल वो लेके आए, लेकिन ये अभी 2 साल पहले की बात है। मतलब अमित शाह ने जो नोटबुक्स बनाए होंगे वो उनके पास होंगे, उनकी ब्रीफकेस में। जिस पूरे सोशल इंजीनियरिंग पे भारतीय जनता पार्टी अपने विस्तार को खेल रही है कि अगला मेरे पास है, पिछड़े दलित में मुझे कुछ अर्जित करना है, वो पूरा का पूरा खेल वहीं से बिगड़ना शुरू हो जाएगा जैसे ही वो एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री के रूप में सामने रखने का प्रयास करेंगे। और अगलों में देखिए, यूपी में कहावत है कि बाभन कुकुर हाथी नहीं जात के साथी। जैसे ही आप किसी एक नए ब्राह्मण चेहरे को प्रोजेक्ट करने की कोशिश भाजपा से करेंगे, तमाम सारे अपने ही तमाम सौतने पैदा हो जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही, जहां पे उसको लेकर के मारकाट और अपर कास्ट में ही उसको लेकर के उठापटक शुरू हो जाएगी। क्योंकि तो कांग्रेस ने भी यही मास्टर स्ट्रोक खेला कि बीजेपी में खलबली मचा देते हैं। बीजेपी में खलबली मचाने के लिए ही शीला दीक्षित को लाया गया, और वो खलबली जितनी मचानी थी वो मचा पाई हैं। राज बब्बर
को लाना, शीला दीक्षित को लाना, ये सब दरअसल सबसे बेहतर विकल्प भी थे कांग्रेस के पास यही। अगर ये विकल्प नहीं थे तो क्या थे? और भाजपा के बारे में एक बात ध्यान रखिए कि भाजपा क्यों उत्तर प्रदेश में 73 सीट मोदी की लहर पे बैठ के ले आती है, लेकिन मूलतः संगठन के स्तर पे या जो चुनाव में विधानसभा में जो इनका प्रेजेंटेशन रहा है उसके स्तर पे क्यों पिछड़ी रही है? उसकी वजह यही है क्योंकि भयंकर अंतरकलह की ये पार्टी शिकार है और उस अंतरकलह के जिम्मेदार अगले हैं, इस पार्टी के अगले चेहरे हैं। वो कभी आपस में निपट ही नहीं पाया। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए जो युद्ध शुरू हुए थे इस पार्टी में, आज तक उनमें ठंडक नहीं। आज तक वो चूल्हा वैसे ही गमक रहा है, उसमें पानी डालने वाला नाम कलराज मिश्र टंडन जी भी थे उसमें खिलाफ। हाँ, लालजी टंडन अब तो खैर रिटायर हो गए वो। पर नीरजा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार में बहुत अच्छा मौका था कांग्रेस के पास, तो थोड़े से सीटों पे लड़ रही थी, पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह मालूम नहीं कि अगला क्या आयोजन होगा, है ना। हालांकि सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई, शीला दीक्षित की तबीयत खराब हो गई, अभी उन्होंने अफसोस भी जताया कि मुझे दौरा अधूरा करके जाना पड़ा। लेकिन जहां उस पार्टी के पास कुछ है नहीं, कार्यकर्ताओं को जमा करके, हो सकता है कि जितना है वही सारा दिख गया हमें उन रैंप शो में और रोड शो में, जितना भी उसके पास बचा हुआ है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इससे ज्यादा हमें इसको इंटरप्रेट ही नहीं करना चाहिए आज के दिन में, बिल्कुल। लेकिन जो चर्चा में आ जाना पार्टी के लिए, वर्कर्स में उत्साह आ जाना, अगर जनता ऊब गई है नरेंद्र मोदी से बनारस की। आज मुझे कोई बता रहा था कॉन्वर्सेशन के किस तरह से 7-8 नौजवानों को वो सुन रहे थे और कहा बात कर रहे थे, वो मोदी जो कहते थे 2 साल पहले, और कहा फिर नाव में आ रहे थे और कहा कि देखो ना घाट का हाल। पर फिर भी उसमें काफी लोग कहते हैं कि सुधार भी हुआ है घाट में। सुधार भी हुआ है, पर जो एक्सपेक्टेशन था नरेंद्र मोदी से, ये नहीं कि उनको गाली दिए जा रहे हैं, पर एक निराशा सेट इन कर गई है, धीरे धीरे उतर गई है। और उसमें अगर चर्चा में आती है कांग्रेस, यूपी को लेके नहीं, उसका असर क्या होगा मालूम नहीं, एक बदलती राजनीति के दौर में। लेकिन वो छोटी बात नहीं, कि मुझे मालूम है कि पिछले 12 सालों में, इससे भी ज्यादा 15 सालों में मैं कहूंगी, मैं सोनिया गांधी से जब भी मिली, मौका जब आया, यूपी का सवाल उठता था, यूपी में कांग्रेस क्या करने जा रही है, और सोनिया गांधी कहती थी यूपी में हम क्या करें। एक बहुत ही हेल्पलेसनेस थी कि उत्तर प्रदेश में क्या किया जाए, और कहीं ना कहीं हथियार डाल दिए थे कांग्रेस ने, और पिछले 2 सालों में तो टोटली हथियार डाले हुए थे। उन हथियारों को अगर आपने थाम लिया है, लड़ाई जीत गए हैं तो बहुत दूर की बात है, ये तो बड़ी बात है। इतनी बात है, उतना मान लेना चाहिए। एक बात में, आप कह लीजिएगा अपनी बात, तो मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। 2012 के चुनाव में राहुल गांधी ने भी कम मेहनत नहीं की थी। भट्टा परसौल से लेके वो जहां जहां गए, मतलब उतना कवरेज तो अखिलेश यादव को भी नहीं मिला था, उतना कवरेज मायावती को भी नहीं मिला था, और उतना कवरेज जो मीडिया में सबसे ज्यादा बीजेपी को जगह मिलती है, बीजेपी को भी नहीं मिला था। 30-30 ओबी वैन राहुल गांधी के पीछे चला करते थे, उनकी पदयात्राओं के शॉट चला करते थे, लेकिन नतीजा नहीं आया। हाँ, लेकिन वही, मतलब उस वक्त एक लहर के खिलाफ कुछ कर पाना, और ये बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं, हो सकता है कि 2017 में इसकी पुनरावृत्ति हो और कांग्रेस को फिर से मुक्की खानी पड़े, वो फिर चारों खाने चित वैसे ही गिरी हुई मिले। लेकिन जहां पे आपने ये बात आज की शुरू की थी कि अंबेडकर से कमलापत त्रिपाठी, इन सिंबल्स को आप देखिए। आप सामान्य बनारस जा रहे हैं, आप अंबेडकर से कमलापत त्रिपाठी की मूर्ति तक जा रहे हैं, आप उसमें ये संदेश दे रहे हैं कि नहीं, हमें कहां किस तरफ बढ़ना है। आप तीसरी बात देखिए कि आप गंगा की बात करने वहां पहुंची हैं, आप विश्वनाथ का दर्शन करने वहां पहुंची हैं। इन सारे सिंबल्स के बहाने आप जो वही कर रही हैं जो बीजेपी करती थी। जो सबसे बड़ा विजेता है, उसको उसके ही सिंबल से, उसके ही दुर्ग में घेरने की कोशिश। इससे एक चूहा भी अगर तलवार लेकर के शेर के सामने खड़ा हो जाए तो वो चर्चा में आ जाता है, वो जीतेगा, वो निगल दिया जाएगा। वो पर अभी नीरज जी, आनंद ने एक बात कही कि मतलब उन्हीं की तलवार से, यही चिंता का कारण है
कि कई बार आप हिंदुत्व के सामने वैसा ही कुछ मिलता जुलता तलवार लेके खड़े होते हैं, तो वही दुविधा की शिकार होती है कांग्रेस कि जब राहुल गांधी उस राष्ट्रवाद के उभार में बहस में जब जेएनयू जाते हैं तो सारे पार्टी के नेताओं ने उन्हें छोड़ दिया कि कहां चले गए थे, कोई डिफेंड करने वाला नहीं आया। तो ऐसे ही वैचारिक कमजोरियां कांग्रेस को फिर घेरती हैं, बीमार बना देती हैं, जिसकी वजह से उनके नेताओं को बोलते देखिए तो लगता है कि मतलब अगर राजनीति में आलस्य का कोई बेहतरीन उदाहरण हो सकता है तो कई बार हमारे कांग्रेस के नेता जो हैं वो उसको प्रस्तुत करते हैं कि आलस्य में मतलब उनका कोई जोड़ नहीं है, मतलब दिखाने का कि दैवी कृपा से सत्ता आ जाए और किसी और की कोशिश से सत्ता चली जाए। बिल्कुल एकदम दुरुस्त चीज आपने कही है। ये जो आनंदीबेन का इस्तीफा हुआ और दलित प्रदर्शन हुआ, घंटों बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। मतलब आप भाजपा की रणनीति से अग्री करें या नहीं, लेकिन पॉलिटिकल रिफ्लेक्स को देखिए, तुरंत लेते हैं। जैसे सूट बूट का विवाद उठा, सूट का तो नीलामी करके बिकवा के भगा ही दिया सूट। मतलब डैमेज कंट्रोल करना अब करना, 4 महीने बाद नहीं करना, जो पहला प्लान तुरंत करना है। अब ये जो आप कह रहे हैं ना आलस, ये जो पॉलिटिकल रिफ्लेक्स है, एक घाघ पार्टी जो कांग्रेस मानी जाती थी 130 साल पुरानी, उसमें ये रहा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप वैचारिक प्रतिबद्धता, स्पष्टता उनकी बातों में नहीं नजर आती है, क्योंकि गौ रक्षा के सवाल पे जब तक, और कोई दलित राजनीति को भी यह जवाब नहीं मिल रहा था जब तक गुजरात के दलितों ने मरी हुई गाय को उठाकर फेंका नहीं कि हम नहीं उठाते हैं, तब तक किसी में यह साहस नहीं आया था कि इसको किस तरह से काउंटर किया जाए। और इस पार्टी के, ये पार्टी गाय को देख के ऐसे घबरा गई थी जैसे लग रहा था कि कुछ ये बोलने की स्थिति में नहीं है। नहीं, और वो सोच ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि मैं आज की स्थिति में नए फोर्सेस पे ज्यादा तूल दूंगी, जो नई शक्तियां उभर रही हैं। देश भी उनको देख रहा है, वो क्या स्वरूप लेंगी, खिचड़ी स्वरूप लेंगी, एक स्वरूप लेंगी, आज हम नहीं कह सकते हैं। कांग्रेस में से क्या वो नया कुछ निकलेगा? पुरानी कांग्रेस जिस तरह से करती रही, आप जो कह रहे हैं ना, जो आलस है, आप ड्राइंग रूम में बैठे रहिए और कहिए कोई हमें वोटें ले आएगा, जो आप कह रहे हैं हम जीत जाएंगे, दोबारा पार में आ जाएंगे, आप आराम से बैठिए, तो होने वाला ही है जो हम सुनते हैं। ये एक नेता को मैंने देखा ऊपर बैठे हुए, नाम लेना ठीक नहीं है कांग्रेस के, उनके, मैं देह भाषा पढ़ के दूर से बता रहा हूं, हो सकता है गलत हूं, उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं हमारा कार्यकर्ता ना देख रहा हो कि मैं छत पे बैठा हुआ हूं और जल्दी से ये रोड शो खत्म हो, और जिसने जो आयोजन किया है उस पर बद्दुआ देते हुए कि वो भी जल्दी खत्म हो, ताकि हम वापस अपनी मर्सिडीज में जाए। अगर उन नेता के पास मर्सिडीज है तो, अगर वो इतने समझदार है तो समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश के कई नेता कांग्रेस के अभी भी हेमंत बहुगुणा चेहरे पे ना कोई संघर्ष का भाव नहीं दिखता है। के टाइम के बाद से आगे गए ही नहीं है। उनको लगता है कि वहीं पे समय कुंभकर्ण की नींद सो गया है, जहां बहुगुणा और एनडी तिवारी मुख्यमंत्री बने थे और केवल इनका राज होता था। ना तेज दिखता है ना। एक जब राहुल गांधी की फूलपुर में पहली बड़ी रैली हुई थी लोकसभा चुनाव के समय, इस लोकसभा कुछ साल मेरे ख्याल से नहीं, 2012 में हुई थी, नेहरू की सीट से चुनाव में, और बहुत अच्छी रैली हुई थी, मैं गई थी वहां। उसके बाद मैं गई सर्किट हाउस, सारे नेता वहां खड़े रह रहे थे, तो भाई लोगों से बातचीत हो जाएगी, कैसे स्टॉक टेकिंग करते हैं वो। और आप बिलीव नहीं करेंगे, राहुल गांधी निकले, उसके 5 मिनट बाद उस सर्किट हाउस में उल्लू बोल रहे थे। वो अपना शक्ल दिखाने आए थे। तो राहुल गांधी की असली लड़ाई बीजेपी से नहीं है, कांग्रेस से ही है ना? बिल्कुल खुद से। वो कांग्रेस से ही लड़ते लड़ते थक जाएंगे, इसीलिए वो अभी पूरा, और इसलिए मैंने जो बात एक शुरुआत में कही थी, ये कांग्रेस को बहुत अच्छे से मालूम है कि उनकी लड़ाई किसी और से नहीं है, खुद से है। और इसीलिए सारा जोर, पूरी ताकत 2 चीजों पे है। देखिए, राहुल गांधी ने या सोनिया गांधी, जो भी कह लीजिए, जिसने भी कहा है, कांग्रेस के नेतृत्व ने साफ साफ कहा कि आप जो इतने लोग ये सफारी में सफेद जूता और सफेद टोपी पहने घूमते हो, आप लोग चुनाव लड़ो। तो अपने पार्टी के नेताओं को उत्तर प्रदेश में उन्होंने बोला है चुनाव लड़ने के लिए। राहुल गांधी ने भी कहा जिसका कुर्ता फटेगा, जूता गंदा होगा, उसको टिकट देंगे। हालांकि टिकट वैसे मिलता नहीं। बात की अभी सारा फोकस जो है वो कार्यकर्ताओं पे है। अभी सारा फोकस जो है वो ब्लॉक लेवल पे या बूथ लेवल पे अपने वॉलंटियर्स को आइडेंटिफाई करने पे है। दरअसल जो काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जिस तरह की रणनीति, जिस तरह का ताना बाना उन्होंने तैयार किया है, उसको देख के लगता है कि ये चुनाव की तैयारी नहीं, ये कांग्रेस बनाने की तैयारी है। और मैंने इनके क्या बाहर से कोई पार्टी बना सकता है क्या? बाहर यही सबसे बड़ा सवाल है कि
राहुल गांधी जो सोचते हैं वो कांग्रेस नहीं सोचती है, जो कांग्रेस सोचती है वो राहुल गांधी सोचना नहीं चाहते हैं, और जो प्रशांत किशोर सोच रहे हैं उस सोच की मियाद 2017 तक है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, प्रशांत किशोर बाहर। तो इसमें सारी इस पूरी इंजीनियरिंग का, इस पूरे मैथमेटिक्स का, इस पूरे के पूरे ये 3-4 परखनलियों में तरह तरह के रंग बिरंजक लेकर के जो मिला रहे हैं, ये धुआं सा कहां से उठता है, ये कहां पहुंचेगा, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। और कांग्रेस को वही चीज सबसे ज्यादा एड्रेस करनी पड़ेगी। अच्छी बात बस यही है कि इस पूरी मुर्दहिया में, इस पूरे शांत पड़े वीरान पड़े शमशान में कार्यकर्ताओं को दोबारा जगाने की हलचल हो रही है। ये ठीक वैसे ही है जैसे जब स्टेशन आने लगता है तो लोग ट्रेन में पूछने लगते हैं, क्या भैया लखनऊ आ गया? कहते हैं हाँ उठे, लखनऊ आ रहा है, जगिए भैया। ए भैया आप भी कहे थे लखनऊ में उतरना है, उतरिए तैयार है। तो ये जगाने की बेला है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों कार्यकर्ताओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना जगेगा? रवीश, एक और चीज जो सामने आती है आज, वो ये है कि शायद कांग्रेस की स्थिति देखते हुए अभी फिलहाल सोनिया गांधी को पार्टी की अगुवाई करते रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत क्रेडिबल, एक्सेप्टेबल चेहरा है। राहुल गांधी के प्रति पब्लिक कनेक्ट नहीं है उनका, चाहे पार्टी के अंदर वो जो भी कोशिश करें, और कोशिश जारी रहनी चाहिए। प्रियंका का मालूम नहीं क्या होगा, वो कह रहे हैं कि कई चुनाव से आ ही रही हैं और कह रहे हैं कि इस बार शायद यूपी में ज्यादा कैंपेन करेंगी, पर वो अननोन है कार्ड। लेकिन सोनिया गांधी जिस तरह से रिसेप्शन आज हुआ, वो राहुल को नहीं मिलता, वो राहुल को नहीं मिलता जो सोनिया को जो रिसेप्शन मिला। और एक चीज, आप जो बीमारी की बात कर रहे थे शीला दीक्षित की, दरअसल सोनिया का बीमार पड़ना अब तमाम नेताओं का मुंह बंद कर देगा जो शीला दीक्षित के बीमार होने को, चक्कर होने को मुद्दा बना रहे थे पार्टी में। अब वो गलती नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने भी उनके स्वास्थ्य लाभ की, जल्दी स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ब्रेक के बाद हम बुलंदशहर की बात करेंगे, यूपी में ही है अभी। थैंक यू। अगर 3 महीने में दोषियों को सजा नहीं मिली तो हम सुसाइड कर लेंगे। 3 महीने का वक्त दिया है यूपी सरकार को नोएडा के उस परिवार ने जिस पर बुलंदशहर में कयामत गुजरी है। शुक्रवार को दिल्ली कोलकाता हाईवे NH91 पर पूरे परिवार को बंदूक की नोक पर रोका गया, लूटा गया और मां और 14 साल की बेटी के साथ गैंगरेप भी हुआ। अभी तक मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। परिवार की पहचान पर पकड़े गए 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीड़ितों ने इनमें से 2 की पहचान कर ली है, लेकिन तीसरे आरोपी को लेकर बुलंदशहर में स्थानीय लोगों ने उनकी तरफ से मार्च निकाला गया कि उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। इस पर यूपी पुलिस प्रमुख ने कहा कि तीनों की गिरफ्तारी पीड़ित परिवार की शिनाख्त के आधार पर ही हुई है, बाकी की पहचान हो गई है और जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उनके पीछे पुलिस और एसटीएफ के 350 जवान लगा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस घटना के बाद बुलंदशहर के एसएसपी, एसपी सिटी, सीओ और 2 इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर दिया। साथ ही आदेश दिया है कि मेरठ जोन के आईजी सुजीत पांडे इस मामले में जल्दी जांच करें ताकि न्याय मिलने में देरी ना हो। लेकिन उनके गृह जिले, मुख्यमंत्री के गृह जिले इटावा में जब हमारे संवाददाता अरशद जमाल ने हाईवे पर सुरक्षा का रियलिटी चेक किया तो पुलिसकर्मी हथियार के साथ सोते हुए मिले। इसी दौरान दवाइयों से भरे एक ट्रक से लूटपाट भी हो गई। यह बिल्कुल ठीक बात है कि सिपाही को नहीं सोना चाहिए। इस घटना के बाद मीडिया ने इसे उजागर कर अच्छा ही किया, यह जरूरी भी था। लेकिन हमें यह सवाल भी उतने ही जोर से पूछना होगा कि सिपाही को सोने की नौबत क्यों आई। महीनों से ये सिपाही बिना छुट्टी के, 1 दिन की छुट्टी के ये काम करते हैं। एक सब इंस्पेक्टर ने बताया कि 1.5 साल से वो छुट्टी पे नहीं गया है, ना शनिवार, ना रविवार, ना तीज, ना होली, ना दिवाली। गाजियाबाद में ही ऐलान हुआ था कि हर सब इंस्पेक्टर को 1 वीकली ऑफ मिलेगा, लेकिन ज्यादातर का कहना है कि उन्हें नहीं मिला, बल्कि किसी को नहीं मिला। सिपाहियों की संख्या बहुत ही कम है देश भर में। बिना छुट्टी के वो 12-14 घंटे काम करते हैं। क्यों करते हैं? सितंबर 2015 में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ ने एक अध्ययन किया। इसमें यूपी के 300 सिपाही इंस्पेक्टर की जांच की। पाया कि वो कभी सो नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं। इस पड़ताल से यह भी पता चला कि कभी भी बीच नींद से उन्हें उठाकर ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। तनाव में रहते हैं, थकान में भी रहते हैं। यह सवाल हमें पूछना होगा, वरना हम कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। यूपी के पुलिस प्रमुख ने हाईवे पुलिस बनाने की बात कही है।
क्या वे नई भर्तियां करेंगे या उसी पुलिस बल में से हाईवे पुलिस बनाएंगे? ऐसा ही चलता रहा तो मीडिया कभी भी जाकर देख सकता है, कोई ना कोई पुलिस वाला सोता हुआ मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि पुलिस अपना काम ठीक से ही करती हो, मुस्तैदी से ही करती हो। उसका खौफ अगर होता तो इस तरह के अपराध नहीं बढ़ते। बुलंदशहर की घटना से जुड़े आरोपियों के खिलाफ तेज गति से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पुलिस व्यवस्था में सुधार का जवाब आप इस तरह से मांगिए कि क्या सरकार नई भर्तियां करने जा रही है, क्या सिपाहियों को काम करने का जो वक्त है और हालात है वो बेहतर होंगे, वरना सारी बहस आजम खान के बेतुके और शर्मनाक बयान पर खत्म हो जाएगी। हमारे सहयोगी परिमल ने पीड़ित परिवार के एक सदस्य से बात की। बुलंदशहर की वारदात के पीड़ित पिता, पीड़ित पति हमारे साथ हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, अभी तक जो कार्रवाई की गई है, आपको क्या लग रहा है कि वो सही दिशा में जा रही है? कार्रवाई सही दिशा में जा रही है, लेकिन जो है उन्होंने बोला था कि हम 24 घंटे के अंदर जो है सबको अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन 3 को ही कर पाए। 24 घंटे से तो बहुत ही ज़्यादा घंटे हो गए। क्या लग रहा है कि उस वक्त पुलिस की कोई मदद आप तक पहुंच पाई, आपको मिल पाई जब इस तरह की वारदात हुई? 100 नंबर वालों ने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया था। उसके बाद जब हमने वहाँ का कंट्रोल रूम का नंबर लेके फ़ोन किया, उसके बाद हमें पूरा रिस्पॉन्स मिला है। अब क्या गुहार है आपकी, क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम सरकार से न्याय चाहते हैं, उन्हें लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और एक केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से चाहते हैं ऐसी कानून बने कि ऐसे दरिंदे सपने में सोचे भी ना ऐसा काम करने के लिए। कितने लोग थे सर जब ये पूरे वारदात को अंजाम दी? 3 की गिरफ्तारी हुई है, कितने लोग थे? 7 से 8 लोग थे। 7 से 8 लोग। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उसमें आपने कहा है कि कितने दिन की मोहलत दी है और क्या कहा है उसके? पुलिस ने हमें 3 महीने का टाइम दिया, बोले 3 महीने के अंदर हम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। नहीं तो उसके बाद आपने कुछ बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने बोला अगर 3 महीने में उन्हें सजा नहीं मिली तो हम तीनों सुसाइड कर लेंगे। ये पूरा जब वारदात हुआ सर, तो आप शाहजहांपुर की तरफ जा रहे थे, क्या हुआ था गाड़ी के साथ कि अचानक गाड़ी आपको रोकनी पड़ी? गाड़ी में कोई लगने की आवाज़ आई, उस चीज़ पर हमने गौर नहीं दिया। दोबारा ये थोड़ा चलने के बाद ये लगा कि हमारी गाड़ी से कोई चीज़ खुल गई है। उसमें ये सब लोग कहने लगे मिसिल वगैरह चेक कर लो। मैं उतरा, गाड़ी चेक की, चेक करके जैसे ही उठा नीचे मैं देख रहा था गाड़ी की कोई ब्रेक पाइप वगैरह टूटा हो। जैसे ऊपर उठा हूँ तो जो है आके 4-5 लोगों ने कनपट्टी पे तमंचे रखे, 2 मिनट के अंदर ही उन्होंने बांध दिया और लेडीज़ों से वहीं लूटपाट, पैसा ऐसा मेरी जेब में जो भी था वो सारा वहीं छीन लिया, और हम तीनों को बांध के एक ज्वार के खेत में ले गए, वहाँ डाल दिया जाके। और उसके बाद ये सारी जो वारदात है, दिल दहला देने वाली वारदात, ये सारी वहीं पे 15-20 मिनट बाद गाड़ी लेके वो वहीं पे पहुंच जाते हैं जहां हम लोग बंधे पड़े थे, वहीं खड़ी करके और सारी घटना को अंजाम देते रहते हैं। एक खबर और आ रही कि उसमें से कोई कह रहा था कि इस तरह की वारदात मत करो, इस तरह का काम मत करो। ऐसा भी कुछ हुआ था कि कोई कह रहा था कि इस तरह की चीजें मत करो? जी मैं कह रहा था। नहीं, आप नहीं, उन जो आरोपी हैं जिनको पकड़ा गया है, उनमें से कोई कह रहा था कि लूटपाट करके छोड़ दो और कुछ गलत काम मत करो, ऐसा भी कुछ कह रहा था? नहीं, उनमें से एक लड़का था, वो बेटे के लिए मना कर रहा था, ये बच्ची है इससे जो है कोई छेड़छाड़ मत करो, एक उसमें से लड़का बोल रहा था। फिर ये लोग आगे जाके फिर लौट के आए फिर? जी। अब आपको क्या लग रहा है कि पुलिस आपसे फिर बातचीत कर रही है, और जिस तरीके से पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया है, वो आपको लग रहा है कि आपके न्याय दिलाने की पहल में एक कोशिश है सरकार की तरफ से? जिन जो वहाँ पे जिन वो वैभव कृष्ण वो थे, उन्होंने हमें बहुत रिस्पॉन्स दिया, उनको गलत सस्पेंड किया गया है। उनको गलत सस्पेंड किया गया। तमाम तरह की राजनीति हो रही है सर, मायावती कुछ कह रही है, बाकी लोग कुछ और कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? राजनीति, इस पे राजनीति हो रही है या कुछ और होने की जरूरत है? मुझे राजनीति जरूरत नहीं, मुझे न्याय चाहिए बस। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुल मिलाकर स्थिति आप समझ सकते हैं किस तरह की स्थिति होगी परिवार वालों की, और इस हालत में भी नहीं है परिवार की आपसे सही से बात कर पाए, लेकिन क्योंकि इनको अपनी बात पहुंचानी है और एक कोशिश कि सरकार पे दबाव बने, कार्रवाई हो, उसी के मंशे से ये लोग फिलहाल बात कर रहे हैं। नोएडा से कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।